जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस पीआईबी का न्यूज़ कंपाइल करके फ्रंट लाइन डाउन टू अर्थ सारा अमेलगमेशन आपको एक जगह पे प्राप्त हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल न्यूज़ के साथ। हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन से यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो ये रहा 2021 का आपके सामने प्रश्न, जो कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि मोरिंगा, जिसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, इज़ ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। तो क्या ये एवरग्रीन ट्री है? टैमारिंड, जो कि इमली ट्री, इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया में ये पाई जाती है। इसका मतलब ज़्यादातर मात्रा में। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमारिंड कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया एक्सपोर्ट टैमारिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा। तो ये दोनों एक्सपोर्ट करता है। पांचवा स्टेटमेंट बोल रहा है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमारिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो क्या इसमें यूज हो सकता है? इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 में 1, 2, 4, 5 दे रहा है, बी में 3, 4, 5, सी में 1, 3, 4 और डी में 1, 2, 3 एंड 5। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में इसको लिखें। इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी। कल इसलिए दी जाएगी कि अगर आप क्वेश्चंस को रिपीट और रिवीजन कर लेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। देखिए, मैं इसी समय ही रिवीजन ना करा के यहीं पे इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा आपको। इसलिए रिवीजन करेंगे तो रिपीट हो जाएगी चीज़ें और दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी भी। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे है वो ये है, विद रेफरेंस टू recent development regarding recombinant vector vaccine consider the following statement। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बैक्टीरिया एंड वायरस यूज इन वैक्टर। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली हैं। तो ऑप्शन ए में 1, बी में 2 ओनली और सी में दोनों और डी में कोई भी नहीं दिया है। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम पीआईबी न्यूज़ आज का क्या है। तो आपको पता होना चाहिए 424 जो फॉरेन सेटेलाइट लॉन्च हुई है अभी तक आपके भारत के द्वारा, जिसमें से 389 लॉन्च हुई है। कहाँ पे? 9 सालों में। तो पिछले 9 सालों की गवर्नमेंट की उपलब्धि यहाँ पे गिनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 389 एक ह्यूज नंबर हो जाता है 9 साल की आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे 389 सेटेलाइट लॉन्च हुई है 9 सालों में, जो कि अचीवमेंट है। भारत स्पेस वाले फील्ड में बहुत तीव्र गति से हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। मिशन लाइफ कई बार मैं इसको कवर किया, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये तो मोस्ट 5 स्टार रेटेड क्वेश्चंस है ये। तो कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ 75 इंडिविजुअल लाइफ एक्शंस यहाँ पे लिए गए हैं और आइडेंटिफाई किए गए हैं 7 थीम के अंतर्गत। तो वो 7 थीम क्या है? सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट और रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये इस थीम के अंदर यहाँ पे चीज़ चल रही हैं। और दूसरी बात जो बोली जाए, अभी रिसेंटली आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया गया है, कब मनाया जाता है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। दूसरा जो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ पे इसका थीम है और इस थीम को भी इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि इसका भी क्वेश्चंस आ जा सकता है। 7 थीम मिशन लाइफ को लेके यहाँ पे चल रही है। कह रही है सेइंग नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक इज ऑल्सो लिंक टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ नंबर एक्शन। तो इसको भी लेके चला जा रहा है कि प्लास्टिक को कैसे, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाए, ताकि जो भी मैक्सिमम प्लास्टिक के पोल्यूशंस है वो कम किया जा सके।
आगे बढ़ते हैं, न्याय विकास पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो किस फील्ड से है, कि क्या इसमें एक्सटेंशन हुआ है, वो सब हम देखेंगे। तो 4 एफिशिएंट वे है इसमें लॉगिंग करने के लिए जो कि मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई है। तो न्याय विकास में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है इम्प्लीमेंटिंग कर रही है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए। तो ये जुडिशरी के फील्ड से रिलेटेड है न्याय विकास पोर्टल, ये याद रखिएगा। इस स्कीम के तहत अगर बात करी जाए तो सेंट्रल असिस्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज को, एडमिनिस्ट्रेशंस को क्या करने के लिए कि आप कंस्ट्रक्ट करिए सेंट्रल कोर्ट की हॉल, रेसिडेंशियल यूनिट, जुडिशियल ऑफिसर, जजेस, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, सारे चीज़ों में जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको बनाने की बात करी गई है। यहीं तक नहीं रुक रही है, इसको एक्सटेंशन करने का भी बात लेके आ गया है सरकार और इसको स्कीम को और आगे ले जाने के लिए बात बोली जा रही है। जैसे कि लॉयर का हॉल होना चाहिए, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना होना चाहिए, जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए, मेल फीमेल के लिए सेपरेशंस होना चाहिए और डिजिटल्स कंप्यूटर की भी बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे कन्वीनियंस लॉयर के लिए होनी चाहिए और लिटिगेंट जो भी दायर करते हैं केस उनके लिए भी चीज़ें होनी चाहिए और ये कोर्ट हॉल के अलावा रेसिडेंशियल्स यूनिट भी बनाने की बातें बोली जा रही हैं। तो न्याय विकास पोर्टल से ये इन्फॉर्मेशंस ले जा सकता है और ये चीज़ें बहुत हद तक जो इसको एक्सटेंड करेंगी तो आपकी जुडिशरी की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही होगी तो सही प्रकार से वहाँ पे कार्य करते हुए भी नज़र आएंगे वहाँ के जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज कौन हैं आपके, तो और आयुष के भी तो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे हैं जो कि अभी लॉन्च किए हैं क्या, मैडन इंटरनेशनल क्रूज वेजल। तो यहाँ पे MB एक्सप्रेस इसका नाम है और इंडिया की ये पहली इंटरनेशनल क्रूज वेजल है जो कहाँ से कहाँ गई क्वेश्चन बन सकता है। तो चेन्नई से श्रीलंका को जाती हुई नज़र आई जो कि 17.21 करोड़ के लागत से निर्माण करा गया है। तो कौन मिनिस्ट्री लॉन्च की है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या नाम है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये कल के कुछ न्यूज़ थे तो इस न्यूज़ को हम देखेंगे जो कि नेशनल पार्क के रूप में हमें क्वेश्चन पूछे थे। तो ये सारे नेशनल पार्क जो कि ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और वंसदा नेशनल पार्क, ये सब आपके गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसलिए मैं इसको डाला। याद रहे हर बार एक स्टेट के पूरा मैं नेशनल पार्क कवर कर देता हूँ, अगली बार सेंचुरी को मैं कवर करूँगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नई पर्सनालिटी है जिनका निधन हो गया है 78 साल की उम्र में। तो गुफी पेंटल जो हैं एक मोस्ट लव्ड विलेन हैं जो अपनी कलाकारी से लोगों को लुभाएं, उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छे एक्टर भी थे ये और इन्होंने शकुनी का रोल रामायण महाभारत में इन्होंने शकुनी का रोल प्ले किया है। तो ये मुंबई में इनकी मृत्यु हुई है और ये बहुत ही जल्दी ये अपना जो है एक अलग पहचान बनाते हुए बॉलीवुड में नज़र आए थे एंट्री करने के बाद। BR चोपड़ा महाभारत की जो फिल्म थी उसमें कौरवों के ये मामा के रूप में नज़र आए थे। तो ध्यान दे सकते हैं, ये पर्सनालिटी आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रैजिक ट्रैक है उसके बारे में यहाँ पे एडिटोरियल निकला हुआ है आपके द हिंदू में। तो जो रेल का एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली बालासोर में, कब हुआ ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। तो 2 जून को ये चीज़ें हुई, जून के स्टार्टिंग में 2 जून को 3 ट्रेनें टकरा जाती हैं यहाँ पे, 2 ट्रेनें रुकी जाती हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और इसको ठोक देती है। इसको सही सिग्नल नहीं मिलने की वजह से लूप लाइन को पकड़ के चली जाती है जिसके कारण यहाँ पे टकराव हो जाती है जिसमें लगभग 280+ लोगों की डेथ हो जाती है। 900+ यहाँ पे इंजर्ड हैं। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को यहाँ पे रिज्यूम कर दिया गया है, ये ट्रैक को रिज्यूम कर दिया गया है। इस ट्रैक पे गाड़ियाँ अब दौड़नी शुरू हो गई हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं सेम ऐसे ही चीज़ें होने वाली थी जिसको टाल दिया गया। कहाँ पे, होसा दुर्गा रोड स्टेशंस, बिरूर,
चिक जरूर सेक्शंस पे मैसूर डिवीज़न में जो आता है। तो ये रेलवे ये किसके अलर्टनेस के कारण हुआ, जो वहाँ के लोको पायलट थे वो बहुत ही अटेंटिव थे, जिसके कारण ये चीज़ें हटा दी गई, रोक दी गई बहुत हद तक। तो देखिए लोको पायलट जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो कम से कम 2000 पैसेंजर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखनी चाहिए किसी भी लोको पायलट को। और जो भी सिग्नल की फेलियर थी, यहाँ पे ह्यूमन एरर बताई जा रही हैं, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट होती हुई नज़र आ रही है। फॉल्टी सिग्नलिंग की यहाँ पे बातें बोली गई हैं, डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशंस की बातें भी बोली जा रही हैं कहीं ना कहीं। और जो भी स्टाफ हैं उनको सही प्रकार से अपने कार्य की करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो वह सही प्रकार से लोग एग्जीक्यूट करें। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर अपना ड्यूटी से सही प्रकार से अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो वहाँ पे लूप होल आएगी ही आएगी, जिसके कारण ये ऐसी एक्सीडेंट भविष्य में भी बनी रहेंगी। इसलिए अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जो वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनको भी सही प्रकार से अटेंटिव करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने की ज़रूरत है। हम लोगों को उस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। इंडियन रेलवे की बात करें तो ये प्रतिदिन लगभग 15 मिलियन पैसेंजर लेकर चलता है, जो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो कितनी सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे 1.5 करोड़ की पॉपुलेशंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उतनी पॉपुलेशंस हमारी केवल ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। तो हमें किस लेवल की सेफ्टी की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को प्रोटेक्शंस दे सकें, एक सेफ टूर एंड ट्रेवल्स दे सकें। तो यहाँ पे रेलवे को जो भी अपनी लूप होल्स है उस कमियों को सुधार के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पेंडेमिक के आसपास की बात करी जा रही है तो 23 मिलियन के आसपास ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ में। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को लेके यहाँ पे एडिटर क्वेश्चंस उठाए हुए हैं कि किस प्रकार की सेफ्टी मेजर्स है। एंटी कोलिजन जो सिस्टम है, जिसको कवच बोला जाता है, कवच मैं पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर किया हूँ, आशा करते हैं वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, इस डिवाइस का अलग रोल है। ये डिवाइस आपको 2 ट्रेनें एक ट्रैक पे अगर आती हुई नज़र आएंगी तो उनको 200 मीटर 1 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे सिग्नल चला जाएगा और वो दोनों आपस में ट्रैक पे ही रुक जाएंगी। तो यानी ऑटोमेटिक ब्रेक से ये दोनों सिस्टम रुक जाएंगी, दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी, जिसके कारण कोलिजन नहीं होगा, तो कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। पैसेंजर की अम्यूनिटीज़ को तो बढ़ाया ही जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाया जा रहा है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी लाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारी सेफ्टी है। पैसेंजर की सेफ्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि मैं ट्रेन पर ट्रेन लॉन्च करूं, ये तो देश के लिए आवश्यक है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, इससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉपुलेशन है भारत की बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो दूसरी एंगल पे हमारी सेफ्टी कंसर्न आ जाती है, इसको कैसे हम लेके चलेंगे। तो इससे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों के ह्यूमन बीइंग से, कैजुअलिटी से कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आएंगे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए रेल जो डिपार्टमेंट है इसमें राइट ट्रैक पे सही चीज़ें चलें, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और पैरामाउंट जो सेफ्टी होनी चाहिए, लोगों की सेफ्टी होनी चाहिए, पीपल की सेफ्टी की बातें बोली जा रही हैं। तो हम जिस प्रकार से मॉडर्नाइज कर रहे हैं उस प्रकार से रैशनलाइज करके भी इसको प्रायोरिटीज़ दें और इसमें चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। CBI को ये केस सौंप दिया गया है कि कहाँ पे लूप होल था उसको आप चेक करिए और कौन गिल्टी था वहाँ पे आप लेकर आइए। ये सारी चीज़ें थी रेलवे ट्रैक को, बालासोर एक्सीडेंट को लेके। आशा करते हैं यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई ऑन ऑयल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ऑन ऑयल एक एडिटोरियल है, उसकी सारी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। ओपेक प्लस के भी बारे में यहाँ पे डिटेलिंग अच्छे से दी जाएगी। बात करी जा रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रुप ऐसी जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है, कॉमनली उसको ओपेक प्लस यहाँ पे बोला जाता है। तो ये 2024 की बात करी जाए तो एक्सटेंड ऑनगोइंग प्रोडक्शन कट यहाँ पे चल रही है, यानी जो ऑयल की प्रोडक्शन थी उसमें गिरावट कर दी गई है, वो भी
वॉलंटरी गिरावट कर दी गई है ताकि जो प्राइस है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। तो ये ओपेक कंट्री हैं, ऑयल कंट्री हैं। ओपेक के बैकग्राउंड में भी जाके हम समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओपेक की बैकग्राउंड में, तब जाके एडिटोरियल को टच करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से ही यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है। तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनेबल करती है लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को कि आप किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे लेके चलेंगे और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्थापना की अगर बात करी जाए तो 14 सितंबर 1960 को इराक के बगदाद में इसका स्थापना हुआ था। तो वहाँ पे फर्स्ट 5 कंट्रीज ही इसकी मेंबर थी, जिसमें ईरान आता था, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये कंट्री आती थी यहाँ पे स्थापना की बात करी जाए तो। लेकिन 1965 में इसका हेडक्वार्टर वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो अब आपको हेडक्वार्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए कि वियना भी इसका पार्ट है, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वियना इसका पार्ट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वियना और आपका वेनेजुएला में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो ये वेनेजुएला है, ये वियना है, ये हेडक्वार्टर है बस, और ये मेंबर कंट्रीज़ नहीं है। 2018 सितंबर का कुछ आंकड़ा निकालें तो 13 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अकाउंट करती थी क्या, 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन और 81.5% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। तो यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, जो कि इनकी अलग एनर्जी के रूप में अलग पावरफुल कंट्री ये मानी जाती हैं। करंट ओपेक मेंबर की बात करी जाए तो हमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला, जो कि पहले बताया, ये कंट्री इसकी मेंबर हैं। ये सब 13 कंट्री इस समय हैं। लेकिन पहले बात करी जाए तो इक्वाडोर जो है, इंडोनेशिया है, कतार है, ये सब पहले ओपेक की मेंबर थी, जो कि मेंबरशिप छोड़ चुकी हैं। ओपेक प्लस में भी 2016 को इसको लाया गया, फॉर्म किया गया, इसमें भी कुछ कंट्री को ऐड किया गया और ये कंट्रीज़ ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने में अपने रोल को प्ले करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस कंट्रीज़ में कौन कौन आती हैं। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में ये रही और ये आपका ये और इंडोनेशिया वाले रीजन में, और ये मैक्सिकोस और ये रीजन। तो आप देख सकते हैं ओपेक कंट्रीज़ और ओपेक प्लस कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे कवर करते हैं ओपेक प्लस ओपेक मेजर कंट्री जो है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। सऊदी अरेबिया वॉलंटरी जो है यहाँ पे अपना प्रोडक्शंस कट करी है, जो कि पहले बताया एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल पर डे। तो ये कट कर दिया है प्रोडक्शंस, ताकि मार्केट में जो रेट रहे वो रेट उनके हिसाब से रहे। अब बात कर दें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की, तो जो डिमांड है और जो सप्लाई है अगर वो बैलेंस रहेगा तभी सही प्रकार से चीज़ें चलेगी। तो अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड यहाँ पे घट हो गया तो रेट इसका वैसे ही घट जाएगी। तो इसीलिए सप्लाई जो चैन है ये लोग कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जो कर्टेल कर रही है सप्लाई इन ऑर्डर टू सपोर्ट प्राइस फेस ऑफ फ्लैगिंग डिमांड। तो जो भी डिमांड है उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पे कट करी जा रही है, ताकि जो रेट हो इनका सही प्रकार से बना रहे। 80 बैरल के आसपास यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, जो कि चार्ज लिया जा रहा है, और ब्रीफली बोल रही है कि यहाँ पे 87 बैरल के आसपास पर बैरल चार्ज हो जाएगा। दूसरी जो इंपोर्ट की बातें बोली जा रही हैं, इंडिया जो इस कंट्री में इंपोर्ट करता है, यहाँ पे इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल जो कि रिक्वायरमेंट है वो सऊदी कम ओपेक प्लस से यहाँ पे करता है। ये सप्लाई चैन को कहीं ना कहीं कर्टेल करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ क्रूड फ्रॉम रसिया और मॉस्को की बात करी जाए तो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसकी वजह से हम लोग रसिया से भी ऑयल लेना शुरू किए। क्यों? क्योंकि रसिया में सस्ते में दे रहा था, हम वहाँ से ऑयल लेना शुरू कर दिए, और इंडिया का जो प्राइस है वो सस्ते में दे रहा था। तो इंडिया अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी डीजल पेट्रोल हैं
उनके प्राइस को भी यहाँ पे नहीं गिराया। तो यहाँ पे वही सेम प्राइस चल रही है और जो डिक्लाइन हो रही है यहाँ पे प्रोडक्शंस में वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हुई नज़र आ रही है। एवरेज मंथली प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है कितने परसेंट तक, यहाँ पे 38% फ्रॉम इट्स जून 2022 से लेके 116 बैरल से यहाँ पे 72 बैरल के आसपास डिक्लाइन हो गया। आप देख सकते हैं जब रसिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारा यहाँ पे ये चार्ज था, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद अभी इस रेट पे हम ले रहे हैं तो 72 बैरल ये चीज़ें ले जा रही हैं। एक बैरल में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, इसको ज़रूर बताएं। ओपेक का जो मूव है इंडिया को कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा और इसको देखने की ज़रूरत है इंडिया कैसे यहाँ पे डील कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया अगर रसिया से ऑयल ख़रीद रहा है तो वेस्ट कंट्रीज़ यहाँ पे इंडिया पे प्रेशर्स बनाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे भी इशू कई प्रकार के निकल जा रहे हैं। तो पंप की जो प्राइजेज़ हैं पेट्रोल डीजल की, इन प्राइजेज़ में कोई भी चेंजेस नहीं करी गई है, जबकि रेट हमें इस प्रकार से मिल रहा है। तो पॉलिसी मेकर को यहाँ पे पुनः देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट कोई भी चीज़ें सही रेट में अगर सस्ते रेट में मिल रही हैं तो हम कम से कम अपने लोगों को सस्ते रेट में प्रोवाइड करें, ना कि वही पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए। जीएसटी से इसको एम्बिट से बाहर भी रखा गया है, जो कि अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि यह जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आएगा। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही है, क्योंकि स्टेट और सेंटर का भी यहाँ पे टसल होता है, अलग अलग टैक्सेस स्टेट और सेंट्रल लेती हुई नज़र आती हैं इस पे। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये एडिटोरियल कवर हो गया होगा और सारी डिटेलिंग ओपेक का जो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड न्यूज़ दिया वो भी कवर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे डीलिंग विद द डीप फेक ये न्यूज़ में है, इसको किस प्रकार से हम देखेंगे, तो क्या है डीप फेक उसको भी देखेंगे और समझेंगे। तो डीप फेक एक ऐसी चीज़ है जो मशीन की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से किसी भी चीज़ को यहाँ पे अल्टर किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है और कंप्लीट कॉपी करने की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो एक डीप लर्निंग सिस्टम है इसको, और कहीं ना कहीं फॉल्स इन्फॉर्मेशंस मार्केट में लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप रियल पिक्चर देख सकते हैं, डीप फेक पिक्चर देख सकते हैं, अगर केवल पिक्चर बनाने की बातें बोली जाए तो। ये ओबामा और ये ओबामा में बारीक अंतर खोजना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डीप फेक केवल पिक्चर की ही नहीं बातें बोली जा रही हैं, बल्कि मास मीडिया की भी बातें बोली जा रही हैं। तो आपके वीडियोस को भी यहाँ पे अल्टर करा जा सकता है, फोटोग्राफ को अल्टर करा जा सकता है, वॉइस को अल्टर करा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे अल्टर करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे डीप फेक जो है रियलिटीज़ और फेक में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है, जिसके कारण ये न्यूज़ में है। 28 मई को अभी रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ठूस के यहाँ पे वैन में भर लिया गया और वैन में भरने के बाद उनको स्माइल करता हुआ फ़ोटो रिलीज़ किया गया कि वैन में उनकी जीत हो गई है। ऐसा कुछ वो क्यों करेंगे, यहाँ पे एडिटर ये ऐसा बात बोल रहे हैं। अगर वैन में वो चले गए तो वैन में स्माइल करके क्यों फ़ोटो खिंचाएंगे जबकि वो इतना लड़ रहे हैं। तो वही वहाँ पे मॉर्फिंग हुई है उस फोटोज़ की, और मॉर्फिंग और डीप फेक में दोनों में अंतर है। डीप फेक आपको एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट ला के रखेगा, लेकिन वो रियल नहीं होती है। तो यहाँ पे मॉर्फिंग है, डॉक्टर पिक्चर्स यहाँ पे मिले हैं और उसको चेंज किया गया है। तो इसमें दोनों में अंतर है, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमको दिखाती है कि डीप फेक को भी बहुत हद तक लीगली डील करने की ज़रूरत आ गई है। डीप फेक इमेज, वीडियोज अनसेटलिंग लेगेसी की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए आ रहे हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं।
वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ये ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है ये वीडियोज़ बराक ओबामा का भी क्रिएट करी गई है, जो कि वर्बली किसको गाली देते हुए पाए, डोनाल्ड ट्रंप को पाए, जो कि फेक वीडियोज़ है, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हुई थी। तो ये देखिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी जाके ये चीज़ें इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे भी इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं, पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर किसी कंट्री के पॉलिटिक्स को ये हैम्पर कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो ये किस तरीके से मानव की ज़िंदगी में ढुक चुकी हैं, अंदर आ चुकी हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और जो भी इसका पॉर्न वीडियोज़ बनाई जा रही हैं उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है कि चेहरे किसी और के लगा दिए जा रहे हैं डीप फेक के साथ, और पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन सा नज़र आता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इन क्षेत्रों में हो रहा है, कंट्री को लेके, किसी को एब्यूजिंग के लेके, किसी टेक्निकल चीज़ों को लेके, फोटोग्राफ को लेके, वीडियोस के लेके इसका उपयोग हो रहा है। अभी चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी, अभी पेंटागन से धुआं निकलते हुए चीज़ें कवर करी गई जो कि एडिटेड थी, और वहाँ पे इंडिया मीडिया पहुँच गई उसको कवर करने के लिए। तो ये भी चीज़ें हैं, मशीन मेड ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं, इसको कैसे टैकल करेगा आदमी, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। ALS एसोसिएशन US की है यहाँ पे, जो कि फाउंड की है वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव। ये क्या करेगी, अगर कोई एक व्यक्ति है वो अपना वॉइस खो दिया है तो उस व्यक्ति का वॉइस क्लोनिंग कर लेगा और वो उसी आवाज़ में बोलना शुरू करेगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी जो आ रही है इसको कैसे डील करेंगे। एक बीमारी होती है लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसके कारण अपना आवाज़ व्यक्ति खो देता है, इस टेक्नोलॉजी से वो व्यक्ति अपना उपयोग कर सकता है। तो इसको कैसे हम डील करेंगे, इसका उपयोग डीप लर्निंग की जो उपयोग है ये कॉमेडी के फील्ड में, सिनेमा, म्यूजिक और गेमिंग के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको किस प्रकार से सिखाता है कि हमें किस प्रकार से लीगल फ्रेमवर्क करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं सही प्रकार से चले, लोगों को कोई हार्म ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जो सोशल जियो इंजीनियरिंग के फील्ड में भी बात करी जा रही है, तो ये क्लाइमेट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। किस एंगल से वो भी समझेंगे। अभी रिसेंटली ओवर 1 पार्ट ऑफ द प्लानेट, यहाँ का जो सनलाइट है वो कहीं ना कहीं सनलाइट को ब्लॉक करता हुआ नज़र आया। तो ये इसी डीप फेकिंग की वजह से ये चीज़ें बनाई गई थी और पूरे प्लानेट के कॉन्सिक्वेंसेस को ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एक पूरा प्लानेट को भी ये कवर कर लिया, क्योंकि जियो इंजीनियरिंग जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही हैं कि अगर ऐसी कोई डीप फेक चीज़ें बना रही हैं कि कहाँ तक सूर्य की रोशनी जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही हैं, तो ये इशू निकल के आ सकता है। चाइना की बात करी जाए तो चाइना हर फील्ड में अपना हाथ हमेशा डालता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे स्पेस का फील्ड हो, चाहे मिलिट्री आर्मी डिफेंस का फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो, चाहे सस्टेनेबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का फील्ड हो, हर फील्ड में वो अपना हाथ डाले हुए है, जिसके कारण यहाँ पे US में और चाइना में टसल यहाँ पे चालू है। चाइना इसको बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है कि इसको बैन करना चाहिए। डीप फेक जो भी चीज़ें विजुअल आती हैं इसको किसी प्रकार के परमिशंस नहीं मिलना चाहिए, और जो ओरिजिनल मैटर है वो ओरिजिनल मैटर है। अगर ऐसी चीज़ें कोई बनाती हैं तो वाटरमार्क जो कि यहाँ पे ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें उठ रहा है। तो अगर कोई भी डीप फेक बन रहा है कम से कम कोई क्लू तो होना चाहिए ताकि चीज़ों को मालूम चले, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो आपका हिग्स बोसॉन को लेके है। यहाँ पे ये हिग्स बोसॉन क्या है उसको हम देखेंगे। तो हिग्स बोसॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह एक इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में कार्य करता है जिसका मास अलग होता है। तो हाउ डज दिस मास एराइज, कैसे ये मास एराइज होता है, किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कैसे मास जो होते हैं वो कैसे आते हैं, इसकी बातें बोली जा रही हैं। तो ये यही है हिग्स बोसॉन जो मिला था हमें CERN यहाँ पे। CERN
जो है उसके द्वारा हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, जिसके कारण हम इसको समझने में काबिल हो गए थे, समझने में सक्षम हो गए थे कि इसमें जो वेट आ रहा है, जो मास आ रहा है, वेट और मास में भी बहुत सारा अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी साइंस की चीज़ें हैं ये। तो मास जो इसके अंदर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसकी ये चीज़ें हमें बताई थी, और किस प्रकार से ये यूनिवर्स चीज़ें चल रही हैं वो भी हमें खोजने में मदद करी थी। तो ये सारे आंसर हमें इसी हिग बोसॉन से ही मिले हैं। तो ये इस स्ट्रॉन्गर पार्टिकल है, इंटरेक्ट करता है हिग बोसॉन फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चीज़ें जो रिवॉल्व करता है उसके कारण तीव्र गति से इसका उपयोग होता है, और हिग बोसॉन जो फील्ड में इसका उपयोग करा जाता है, जो कि आपको मैं यहाँ पे बता दिया। हिग बोसॉन एक टाइप का बोसॉन है जो कि फोर्स कर रहा है कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि आपको पहले बताया एलिमेंट का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होता है। तो यहाँ पे कैरी करता है फोर्स, किस फोर्स को, तो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है और मूव करता है यहाँ पे एनर्जी के फील्ड में, जिसको हिग फील्ड, हिग बोसॉन फील्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ें यूनिवर्स में चीज़ें कैसे चल रही हैं उसकी यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को एक नॉलेज हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो जो भी फिजिसिस्ट हैं इस फील्ड में कर रहे हैं, LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल स्मैशर एट सर्न, ये यूरोपियन यूनियन की ये बॉडी है, यहाँ पे कार्य करती है कि किस प्रकार से हेड्रॉन कोलाइडर को यहाँ पे इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और हिग बोसॉन जो है डिकेइंग इनटू जेड बोसॉन पार्टिकल में टूटता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ए फोटॉन के रूप में टूटता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है। तो जेड बोसॉन्स में हिग बोसॉन टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है जेड बोसॉन और प्रोटॉन में। तो ये बहुत ही रेयर डीके है, जो कि अभी रिसर्च में यहाँ पे पता चला है। ये बताएगा कैसे आपके यूनिवर्स का चीज़ें चल रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, मैं यहाँ पे डाल दिया। आगे बढ़ते हैं नई न्यूज़ की तरफ। तो यूएस की एक जेल है ग्वांटानामो में बे जेल। तो ये ग्वांटानामो जो बे है वो कहाँ पे है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे प्रिजनर को लाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारे वार प्रिजनर को भी यहाँ पे रखा गया है, और बहुत सारे सीवियर क्रिमिनल को भी यहाँ पे रखा जाता है। ये ऐसा जेल है, एक बार कोई यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से भागना नामुमकिन हो जाता है। ठीक ऐसे ही समझिए, अगर अंडमान निकोबार का जो जेल था अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक वैसे ही ये भी जेल आप समझ सकते हैं, उससे कुछ ब्रूटल ही समझ सकते हैं। तो यूएन की जो वॉच डॉग है इसको बोली है कि यह क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो यूएस बॉडी यहाँ पे फॉल्ट करी है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। हम उस बे को देखेंगे, उसकी डिटेलिंग को देखेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देख सकते हैं, और ये रहा आपका क्यूबा आइलैंड में गुआंटानामो बे, ये आपका साइट है। तो गुआंटानामो बे डिटेंशन सेंटर है एक, और ये 800 किलोमीटर दूर के आसपास है इस लैंड से। तो ये यहाँ पे ये जो गुआंटानामो बे है इसकी लोकेशंस आपको दिखा दिया मैं, और ये स्पेशली जो यूएसए के प्रिजनर हैं वो स्पेशल प्रिजनर जो हैं वार टाइम के प्रिजनर हैं, यहाँ पे लाके उनको रखा जाता है और उनको टॉर्चर भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको निकलवाना रहता है। यहाँ पे इशू ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो ह्यूमन का राइट्स है वो हनन होता हुआ नज़र आ रहा है। यूएन की जो बॉडी है यहाँ पे वो चीज़ें क्लेम कर रही है। तो इसकी लोकेशंस को दिखा दिया, और ये किस कंट्री के पास है वो भी आपको दिखा दिया। क्वेश्चन आ जाए गुआंटानामो बे कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबा के बगल में ये चीज़ें हैं। रेलवे जो यहाँ पे सिक्योर करेगा सिग्नलिंग इक्विपमेंट को, जो भी इक्विपमेंट सिग्नल देती हैं, जैसे लाल बत्ती, हरा बत्ती, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सिग्नल जो करती हैं उसको डबल लॉक के रूप में यहाँ पे लाया जाएगा। यानी एक अगर फेल हो गई तो दूसरा कार्य करेगी, और दूसरा अगर फेल हो गई तो ये कार्य करेगी। तो जो भी चीज़ें हैं डबल रखी जाएंगी, ताकि कम से कम
एक फेल हो तो दूसरा कार्य करे। ये सिग्नल फेलियर की वजह से जो चीज़ें अभी बालासोर में एक्सीडेंट हुई हैं वो चीज़ें नहीं हो। तो हावड़ा चेन्नई लाइन को अभी सर्विस में लाया गया 51 घंटे के अथक प्रयास से वहाँ के वर्करों के द्वारा, जो आप दौड़ती हुई नज़र आ रही है, देख सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे कि जो ट्रेन की एक्सीडेंटेड हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो किस प्रकार से पिछले कई सालों में चली हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो डीरेलमेंट है, डीरेलमेंट का मतलब होता है पटरी से ट्रेनें उतर जाती हैं। कोलिजन मतलब जो लड़ जाती हैं, फायर ट्रेन में जो लग जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ के द्वारा 1990-91 से 21-22 तक आंकड़ा है। तो यहाँ पे तीनों आंकड़ा यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कभी 446 थी तो आज 26 के आसपास 21-22 का आंकड़ा नज़र आता है। तो ये तो सही है, ठीक है, आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी स्ट्रांग होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, जिसको लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर किल्ड इन कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे 90 से 91 में ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये यहाँ पे देख सकते हैं 10, 11, 12 के बाद से यहाँ पे चीज़ें गिरी हैं, लेकिन 275 प्लस यहाँ पे डेथ 23 में बालासोर वाले एक्सीडेंट पे हुई है। तीसरी जो बातें बोल रही हैं कि वेरियस कॉजेज है ट्रेन के एक्सीडेंट के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो कॉज है रेलवे स्टाफ की फेलियर की वजह से 56% बोल सकते हैं कि जो स्टाफ हैं वो अपने कार्य को सही प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फेलियर आ रही है। दूसरी जो है फेलियर ऑफ पर्सन अदर देन रेलवे स्टाफ, तो जो रेलवे स्टाफ के अलग है उनका भी फेलियर होने की वजह से यहाँ पे 28-29% चीज़ें चल रही हैं। इक्विपमेंट की फेलियर की बात करी जाए तो ओनली 6.2%। देखिए क्वेश्चंस अगर स्टेटमेंट से बना दे यूपीएससी तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विपमेंट फेलियर से मात्र 6.2% ही है। दूसरी सबोटेज और इंसिडेंटल ये चीज़ें चल रही हैं, 6% के आसपास इक्विपमेंटल फेलियर से होती हैं, सबसे ज़्यादा रेलवे स्टाफ के फेलियर से चीज़ें हो रही हैं। तीसरा जो है ट्रैक रिन्यूअल की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रैक रिन्यूअल हो रहे थे 20-21 में, और सिग्नलिंग टेलीकॉम भी थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन अभी जाके ये गिरती हुई नज़र आ रही है। तो जो ट्रैक बने हैं उसको रिन्यू करने की भी ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत होती है हमें, और दर बर दर ये चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। जो टारगेट है वो किस प्रकार से अचीव हुआ है तो देख सकते हैं, ये टारगेट है आपका और ये अचीवमेंट है। तो टारगेट और अचीवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, टारगेट ये है, अचीव यहाँ पे किया गया है। तो 21-22 में चीज़ें चल रही हैं सही, लेकिन बात ये है कि लोगों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ना कि सबसे ज़्यादा ट्रेनें चला दी हैं। तो ट्रेन चलाएं, रोड भी ट्रैक भी बनाएं, वो अच्छी बातें हैं, वो तो लोगों की नीड है, रिक्वायरमेंट है कंट्री की, लेकिन हमें सेफ्टी की प्रायोरिटी लेके ही आगे बढ़नी चाहिए। दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे ग्रीनर दिल्ली पे एक इशू निकल के आया है कि 30% जो है रिडक्शंस हो गई है दिल्ली के पॉल्यूशंस में, अगर पिछले 6 साल की आंकड़ा को लिया जाए तो 26 दिन जो है वेरी बैड क्वालिटी एयर पॉल्यूशन जो लगातार चला था 2016 में, अभी 6 दिन पे आ गया है, मात्र 6 दिन 2022 में चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है किसका, पॉल्यूशंस का। 3% इंक्रीज थी ट्री कवर की 2013 में, 23% ये सिटी को कवर कर चुके हैं ट्री में। गवर्नमेंट जो है इस पे कार्य कर रही है, ऐसी बातें ये बोल रहे हैं, और इसको रिवाइव कर रहे हैं, क्या, लेक को। तो जो दिल्ली के लेक्स हैं उसको रिवाइव करके ला रहे हैं, ताकि जो भी पॉल्यूशंस हो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके। 380 मोर अभी होने बाकी हैं लेक्स को रिजुविनेट करने के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट तत्पर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पे कार्य कर रही है कि क्या इफ़ेक्टिव मेजर्स होना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशंस है उसको कम किया जा सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये लेक है कि जो भी पॉल्यूशंस हो रही है उसको कम से कम कैप्चर करेगी। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं।
आप देख सकते हैं जो भी आपका इंडस्ट्रीज है, जो भी आपका चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से पोल्यूशन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश में हमारी पोल्यूशंस मचाती हुई नज़र आ रही हैं। खास करके एयर पोल्यूशन इतना सीवियर है कि लोगों को अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, यहाँ पे स्किन डिजीज़, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम ये होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसको कैसे डील करेंगे? ओनली सोल्यूशन है पोल्यूशंस को कम करना। कुछ हम लोग एयर पोल्यूशंस के कॉमन कॉज को देखेंगे बैकग्राउंड में जाके कि किस प्रकार से कॉमन कॉज करता है, कारण क्या है। तो कारण देख सकते हैं, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है जो आपका इस्तेमाल होता है। फॉसिल फ्यूल का अगर किसी प्रकार से आप जलाते हैं, इस्तेमाल होते हैं एनर्जी ईंधन के रूप में, तो वह आपके पोल्यूशंस में रेसिड्यू छोड़ता है जिसके कारण आपको दिक्कत होती है। तो हम अपने ऑक्सीजन को जब इनटेक करते हैं वो भी पोल्यूशंस आपके लंग तक पहुंचती है। इंडस्ट्रियल मिशंस की बात करें, ये पोल्यूशंस है, मिशन नहीं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस की बात करें तो हमको क्या यहाँ पे दिखता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर इंडस्ट्रीज़, वो भी पोल्यूशंस करती हुई नज़र आ रही हैं। तो कोर इंडस्ट्री की जो एनर्जी की डिमांड है वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड कर दिया जाए तो बहुत हद तक ये चीज़ें ओके हो सकती हैं। इंडोर एयर पोल्यूशंस, पेंट अगर हम अपने घरों को करते हैं, कुछ ऐसे पेंट हैं जो इको फ्रेंडली हैं, उनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। जो नॉन इको पेंट हैं, इको फ्रेंडली पेंट हैं, वो कहीं ना कहीं हार्म करते हुए नज़र आ रहा है। नैनो पार्टिकल को हम प्रतिदिन इनहेल करते हुए नज़र आते हैं। तो इंडोर पोल्यूशंस को भी यहाँ पे काउंट किया गया है। वाइल्ड फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है, वाइल्ड फ्लोरा फौना वहाँ पे जल के राख हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्पेसीज से लेके ह्यूमन तक लॉसेस होती हुई नज़र आती हैं केवल वाइल्ड फायर से। और जंगल जब जलती है तो एक जो धुआं है, धुएं वाली बादल पूरी छा जाती है कई किलोमीटर तक, और ये 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कभी कभी 500 किलोमीटर तक इसके रेसिडुअल पार्ट उड़ते हुए चले जाते हैं। माइक्रोबियल डिकेइंग की बात करी जाए तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब हैं जो डीके कर रहे हैं, वो इसमें आते हैं, ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो इसमें कार हो गई, जीप, ट्रक, ये जितने भी चीज़ें हैं, ट्रेनें, ये आपकी सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, मोटरसाइकिल, ये सब फॉसिल फ्यूल पे अगर हैं तो इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी पे। और रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे तभी हम पोल्यूशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो दिल्ली में तो अभी चीज़ें चल रही हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत कि हम इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बस चला तो रहे हैं, लेकिन बैटरी भी एक प्रकार से पोल्यूशन क्रिएट करती है, उसको टैकल करने की भी ज़रूरत है। तो बैटरी को रिसाइकल, रीयूज करने की ज़रूरत है। ओपनिंग ऑफ बर्निंग गार्बेज वेस्ट, जो भी हम लोग अपना कूड़ा करकट होते हैं उसको भी जलाते वक्त, उसको भी रिसाइकिल करते वक्त यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसको भी डील करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन, अगर बिल्डिंग बन रही है तो भी पोल्यूशन होगा, बिल्डिंग गिर रही है तो भी पोल्यूशन होगा। तो चाइना में बिल्डिंग बन भी रही है और रातों रात बिल्डिंग गिर भी रही है, इंडिया में भी वही हाल हो रही है। तो दोनों तरफ पॉल्यूशंस हो रही है, इसके रेसिड्यू को और इसको कैसे डील किया जा सकता है ये भी सोचने के लिए बातें हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करी जाए तो यहाँ पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या साइड यहाँ पे दिया जाता है जो खेतों को डाला जाता है। तो जो भी स्प्रे किया जाता है यहाँ पे वो हार्म करती हुई नज़र आ रही हैं। एयर बॉर्न चीज़ें यहाँ पे निकाल के लेके आ रही हैं जो कि कई प्रकार के डिजीज़ लोगों को होती हुई नज़र आ रही हैं। केमिकल और सिंथेटिक प्रोडक्ट भी बनाने में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जो इंक्रीज कर रही हैं आपकी एयर पॉल्यूशन को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आशा करते हैं यहाँ पे कॉमन एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ को आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुख्तार अंसारी जी को यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया 1991 मर्डर केस में। यूपी कांग्रेस लीडर के भाई के यहाँ पे हैं। ये बनारस हाई कोर्ट ने यहाँ पे चीज़ें अपनी बताई है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कोम्पन ये जो है एक हाथी का नाम है। ये हाथी बहुत ही तबाही मचाई है ऐसा कहा जा रहा है, और इस हाथी को पार्सली ये हाथी ब्लाइंड भी है जिसके कारण ये लोगों को हार्म भी पहुंचा रही है और लोगों के एरिया में घुसती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सही प्रकार से बात करा जाए तो हम लोग इसके एरिया में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके हैबिटेट को हम कवर कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं एग्रीकल्चरल लैंड में
चेंज कर चुके हैं। तो हम इसके हैबिटेट में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये मेरे हैबिटेट में नहीं रह रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसको कलक्कड़ टाइगर रिजर्व में अभी पुनः नए रूप में यहाँ पे शिफ्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है ये। जहाँ जहाँ जा रहा है कहीं ना कहीं ये हाथी इतने न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए जहाँ इसको शिफ्ट किया जाएगा उसकी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। तो ये तमिलनाडु में ये लोकेशंस है, कलक्कड़ मुदुथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुदुथुरई KMTR कलक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पे साउथ वेस्टर्न घाट पे आपके माउंटेन रेस फॉरेस्ट पे पड़ता है और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में लगता है और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को भी टच करती हुई नज़र आ रही है साउथ इंडिया में, जो कि आप लोकेशंस को देख सकते हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए तो ये टाइगर रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु के अंदर, जो कि अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं, UPSC में आए हैं, स्टेट PCS में आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, हर फील्ड में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, इसलिए इसको मैं डाल दिया। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कलक्कड़ मुदुथुरई टाइगर रिजर्व लोकेशंस के साथ, डिटेलिंग के साथ ये आपकी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अभी जो है रिसेंटली रिपोर्ट निकला है, तो रिपोर्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क AG 2023 की चीज़ें निकाली गई हैं। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पे टॉप 10 इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंशन किया गया है, जिसमें IIT मद्रास यहाँ पे टॉप करती हुई नज़र आ रही है। ध्यान रहे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके इंडिया के अंदर की ही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे 86.69 के साथ पहले पोजीशंस पे है। बेंगलुरु जो है 83.09 के साथ सेकंड पोजीशंस पे है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशंस देख सकते हैं। तीसरे पे अपनी IIT दिल्ली आती है। पाँचवें पे कानपुर है। छठवें पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स लगाई गई है। 10वें पे आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो ये 10वें पे तब है क्योंकि ये इंडिया की रैंकिंग है, वो भी एजुकेशनल मिनिस्ट्री इसकी रिपोर्ट तैयार करी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धनुष जो है यहाँ पे एयर राइफल में यहाँ पे गोल्ड लाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो जूनियर वर्ल्ड कप यहाँ पे आपका जर्मनी में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यहाँ पे जर्मनी ऑन मंडे में और स्वीडन की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो टॉपर्स पोंटिफ कलिंड ऑफ स्वीडन इन द जूनियर वर्ल्ड कप इन सुहेल जर्मनी। तो एक जगह है सुहेल जर्मनी में ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जो बातें बताई जा रही हैं, सिद्धार्थ टेक्स गोल्ड। यहाँ पे सिद्धार्थ जो हैं यहाँ पे गोल्ड को क्लिंच कर लिए हैं, जीत चुके हैं। और सिल्वर फॉर शाहरुख, शिवम और सुष्मिता, इन दोनों को सिल्वर प्राप्त हुआ है। तो ये जो गेम है ये कहाँ पे चल रहा है? तो ये एशियन अंडर-20 एथलीट है, चैंपियनशिप चल रही है यूचियोन सिटी में। तो साउथ कोरिया में ये चीज़ें चल रही हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए तो आपको डील करना है। तो सिद्धार्थ चौधरी यहाँ पे क्लिंच किए हुए हैं गोल्ड, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नज़र आए हैं। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी, ताकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो आसानी से आप डील कर सके। तो ध्यान रहे, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे जाके आप इस पे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोई भी आपकी लीगल इंक्वायरी है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, ताकि हम तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।